आपका मेजबान नदीम अकरम हाजिर हूं 12 बड़ी खबरों के साथ, जहां हम बात करेंगे हिजबुल्लाह के बयान की। वहीं हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे यहिया सिनवार के जज्बे की, जहां कंबल ओढ़ करके इजरायली फौजियों से मुकाबला करते रहे। वहीं हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि कैसे लेबनान के अंदर इजरायली सैनिकों के ऊपर बड़ा हमला हुआ है, और वहीं डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को भी आपके सामने रखा जाएगा। ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने होंगी। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमास की क़यादत ने अपने फौजी बाजू कताइब अल कसाम के जरिए 4 इजरायली कैदियों को सालिब ए अहमर के हवाले किया है। ये 4 असरात उन इजरायली अफराद में शामिल थी जो हमास के कब्जे में थी। ये मंजर फिलिस्तीन में पेश आया, जहां असरात को फौजी लिबास में सालिब ए अहमर को गाड़ियों तक पहुंचाया गया। मौके पर कताइब अल कसाम और सराया अल कुदूस के मुजाहिदीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मुआहदे के तहत इन असरात को मुकम्मल अमन और एहतराम के साथ उनके मुल्क वापस भेजा गया है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कारिना अरैफ और नामा लेवी लीरी एलबाग को अच्छे हालात में सालिब ए अहमर को सौंपा गया। इजरायली मीडिया ने तस्दीक की है कि असरात की हालत बेहतर है और उन्हें फौरी तौर पर किसी अस्पताल में दाखिल कराने की जरूरत नहीं है। दूसरी जानिब इस मुआहदे का दूसरा हिस्सा तब शुरू होगा जब 200 फलस्तीनी असीरों को आजाद किया जाएगा। इस कदम को गजा की सरजमीन पर अमन की नई तहरीक के तौर पर देखा जा रहा है। फलस्तीन में ये अहम मौका न सिर्फ सियासी बल्कि इंसानी हुकूक के लिए एक अहम तहरीक का बाइस बन चुका है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इजरायली कैदियों से रिहाई। वहीं आज फलस्तीनी सरजमीन पर एक यादगार और जज्बाती मंजर पेश आया, जब इजरायली कब्जे से 200 फलस्तीनी असीरों को आजाद किया गया। यह रिहाई कैदियों की तबादला डील का दूसरा मरहला था। जैसा कि हयात ए सुजैन इजरायली जेल ने तस्दीक की थी। इस डील के तहत रिहा किए गए असीरों में वो शामिल हैं जो उम्र कैद और लंबे अरसे की सजा काट रहे थे। रिहाई के बाद 3 बड़ी बसें जिनमें ये असीर मौजूद थे रामला पहुंची, और वहां एक शानदार इस्तकबाल किया गया, जहां हर शख्स अपनी कौमी एकता और जज्बे का इजहार कर रहा था। रिहाई पाने वालों में शामिल थे मोहम्मद अल आरिदा, जो नफक ए आज़ादी यानी कि नहर ए हुर्रियत ऑपरेशंस के हीरो माने जाते हैं। रायद अस सादी, जिन्होंने 36 साल इजरायली जेलों में गुजारे और 2 बार उम्र कैद और 20 साल की सजा काटी। वहीं इयाद, जो नफक ए हुर्रियत ऑपरेशन में शरीक थे। हुसाम आबिद, जिन्हें 3 मरतबा उम्र कैद और 55 साल की सजा सुनाई गई। साबित अल मर्दावी, जिन्हें जेल में सुरंग खोदने और भागने की कोशिश का इल्जाम झेलना पड़ा। वहीं रामला में हजारों की तादाद में जमा लोगों ने इन असीरों को कंधों पर उठा लिया और अल नसर के नारों से फिजा गूंज उठी। आजाद किए गए असीरों ने गजा की मजम्मत को उनकी रिहाई का जरिया बनाने का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही 16 असीर जो गजा यूरोपीय अस्पताल पहुंचे, वहां का माहौल भी जज्बाती और पुरजोश था। लोगों ने मजहमत जिंदाबाद के नारों के साथ उनका इस्तकबाल किया। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिजबुल्लाह का बयान। हिजबुल्लाह ने शनिवार को एक बयान जारी करते हुए अमेरिकी इंतजामिया द्वारा यमन की हुर्रियत पसंद तहरीक अंसारुल्लाह को दोबारा से आतंकवादी संगठन की फहरिस्त में शामिल किए जाने की सख्त मजम्मत की है। हिजबुल्लाह ने इस फैसले को जालिमाना और यमनी अवाम के खिलाफ सीधा हमला करार दिया है। बयान में कहा गया है कि यमन मजलूम कौम सालों से अमेरिकी हमलों और मजम्मती का सामना कर रही है, और यह फैसला इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हिजबुल्लाह ने तनकीद करते हुए कहा कि खुद अमेरिकी हुकूमतें इस काबिल हैं कि उन्हें दहशतगर्दी की फहरिस्त में शामिल किया जाए। अमेरिका ने हमारी कौमों पर जुल्म ढाए
اور ہمیشہ سے اسرائیلی حکومت اور اس کے دہشت گردانہ حرکتوں کی سرپرستی دی ہے۔ بیان میں حزب اللہ نے کہا کہ یہ امریکی فیصلہ جو اسرائیل کو سہارا دینے کے لیے لیا گیا ہے، یمن کی مزاحمت کو روک نہیں سکتا۔ یمن فلسطینی قوم کو جائز قاضی کے لیے اپنا سمرتھن جاری رکھے گا اور امریکہ و اسرائیلی حرص کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہے گا۔ حزب اللہ نے انصار اللہ کی جدوجہد اور فلسطینی مزاحمت کے لیے ان کے تعاون کی تعریف کی ہے۔ انہیں غزہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کا گورو کردار بنایا۔ ساتھ ہی انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ یمنی عوام اپنے صبر اور مزاحمت کے راستے پر قائم رہے گی۔ غورطلب ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 23 جنوری 2025 کو ایک انتظامی حکم پر دستخط کرتے ہوئے انصار اللہ کو دوبارہ ودیشی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ یہ فیصلہ 30 دنوں میں نافذ ہوگا۔ وہیں آپ چوتھی خبر اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ دکشن لبنان میں اسرائیلی فوج پر حملہ۔ دکشن لبنان میں اسرائیلی فوج کو آج ایک زخمی کرنے والی گھٹنا کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایک D9 بلڈوزر جب علاقے سے گزر رہا تھا تبھی ایک IED ایکسکلوزیو ڈیوائس کے دھماکے کی زد میں آ گیا۔ اس واقعے میں اسرائیلی فوج کا ایک افسر اور 2 سپاہی زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے انسار زخمیوں کو فوراً اسپتال پہنچایا گیا اور ان کے گھر والوں کو سوچت کر دیا گیا ہے۔ غورطلب ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے۔ دسمبر 2024 میں دکشن لبنان کے رس النقورہ علاقے میں اسرائیلی فوج پر ایسا ہی حملہ ہوا تھا جس سے فوج کی 146ویں بریگیڈ کے 3 جوان مارے گئے تھے اور کئی زخمی ہوئے تھے۔ اس گھٹنا نے اسرائیلی فوج کی تیاریوں اور سیکیورٹی کو سوالوں کے گھیرے میں لا دیا ہے، خاص طور پر جب لبنان سے ان کی واپسی کے لیے 60 دن کی میعاد ختم ہونے والی ہے۔ یہ واپسی 27 نومبر 2024 سے لاگو جنگ بندی معاہدے کے تحت ہو رہی ہے، جس میں اسرائیلی فوج کو دکشن لبنان سے واپس کھینچ کر فلسطین کے قبضے والے علاقوں تک سمت ہونا تھا۔ آج کی یہ گھٹنا اس علاقے میں مزاحمت کی بڑھتی طاقت اور اسرائیلی فوج کے لیے بڑھتی چنوتیوں کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ وہیں آپ 5ویں خبر اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ گریٹ پیغمبر 19 نیول ایکسرسائز میں ایرانی طاقت کا مظاہرہ۔ ایران نے اپنی گریٹ پیغمبر 19 نیول ڈریل کے آخری دن اپنی جنگی طاقت اور ٹیکنالوجی کا شاندار مظاہرہ کیا۔ اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس کی نیوی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس گائیڈڈ میسائلیں لڑاکو ڈرون کے ذریعے داغی، جو اپنی منزل پر سیدھے نشانہ سادھنے میں کامیاب ہے۔ یہ ایکسرسائز ایران کے دکشن صوبوں بوشہر اور خوزستان میں شنیوار کو ختم ہوئی، جہاں مظاہرہ 6 اور 5 ابابیل ڈرون سے قائم کیا گیا۔ الماس میسائلوں کو فائر کیا گیا، ساتھ ہی کمانڈو آپریشن شور ٹو فائرنگ اور قدر 200 میسائلوں کا بھی سفل پردرشن کیا گیا۔ ڈرل کے دوران کوثر 222 ڈیفنس میسائل سسٹم نے دشمن کے کالپنک جہازوں کو مار گرانے کا مظاہرہ کیا۔ ریئر ایڈمرل جو کہ IRGC نیوی کے کمانڈر نے اس ایکسرسائز کو علاقائی امن اور استھرتا کا پیغام بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اس ڈرل کا مقصد فوجی ہم آہنگی کو مضبوط کرنا اور باہری خطروں کے خلاف تیاریوں کو بڑھانا ہے۔ وہیں آپ 6ٹھی خبر اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ IRGC کے عہدیدار نے 1403 ڈرلز۔ IRGC نے اپنی احتیاط 1403 ڈرلز کے آخری مرحلے میں اپنی جنگی طاقت کا بہترین مظاہرہ کیا۔ اس دوران معاہرے نے 6 ابابیل اور 5 ابابیل ڈرون سے حملہ کر کے دکھایا اور اسی کے ساتھ ساتھ الماس فائر کی گئی۔ یہ میسائلیں اپنے منزل کو پوری کامیابی سے تباہ کرنے میں کامیاب رہی، جس سے ایرانی طاقت اور ان کی فوجی تیاریوں کا شاندار اظہار ہوا ہے۔ یہ ڈرل ایران کے دفاعی طاقت کو بڑھانے اور دشمن کے خطروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اہم پیش قدمی کی تھی۔ وہیں آپ 7ویں خبر اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا فیصلہ۔
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक इंतजामी हुक्म पर दस्तखत करते हुए यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी फौजी मदद को फौरन बंद करने का ऐलान किया है। इजराइल को दी जाने वाली मदद पर ट्रंप ने कहा कि यह तायद जारी रहेगी। यह फैसला अमेरिकी खारिजा सियासत के नए रुख की तरफ इशारा करता है, जिसमें मखसूस मुल्कों को अहमियत दी जा रही है और दूसरों को नदारद किया जा रहा है। यह कदम यूक्रेन ने जारी जंग और अमेरिका की माली और जंगी सियासत और रक्षा पर गहरे असर डाल दिए। दूसरी तरफ इजराइल को मदद जारी रखने का मतलब मिडिल ईस्ट को उसके स्ट्रेटेजिक किरदार को मजबूत करना है। वहीं आप 8वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का फैसला पासपोर्ट पर एक्स या मर्द है या औरत है यह लिखना जरूरी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक इंतजामी हुक्म जारी करते हुए पासपोर्ट पर जेंडर एक्स ऑप्शंस को खत्म करने का फैसला किया है। अब पासपोर्ट पर सिर्फ मर्द और औरत के तौर पर जेंडर का इख्तियार होगा। यह कदम अमेरिकी मुआशरे में जेंडर न्यूट्रल पहचानों को लेकर नई बहस छेड़ सकता है। ट्रंप के इस फैसले ने लिबरल हलकों और एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के बीच गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। यह फैसला अमेरिकी मुश्तरका हुकूक और पहचान की आजादी के सवाल पर नई बहस को भी जन्म देगा। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल को ईरान पर फौरन हमला करना चाहिए। अमेरिका के साबिक सिक्योरिटी मुशीर जॉन बोल्टन ने एक मुहिज्जिम बयान जारी करते हुए इजराइल से कहा है कि उसे ईरान पर फौरन हमला करना चाहिए। बोल्टन ने दावा किया है कि यह सबसे मुनासिब मौका है जब इजराइल को कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस और चीन ईरान को नई सलाहियतें देने में लगे हैं और इसके साथ ही न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी में भी मदद कर रहे हैं। इस बयान ने आलमी सतह पर एक नई बहस छेड़ दी है, जिसमें ईरान पर संभावित हमले और इजराइल की जंगी हिकमत अमली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बोल्टन के बयान को कई हलकों में तशद्दुद को भड़काने वाला करार दिया जा रहा है। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहिया सिनवार का जज्बा गजा की तबाह गलियों में अपने लड़ाकों के साथ मोर्चे पर डटे रहे। हमास के कायद यहिया सिनवार ने गजा की जंग में अपने जज्बे और बहादुरी का बेहतरीन मुजाहिरा किया। उन्होंने कमांड रूम में रहकर जंग की रहनुमाई की और फिर तबाह गलियों में चलते हुए अपने लड़ाकों के साथ मैदान ए जंग की सफों में सबसे आगे खड़े नजर आए। यहिया सिनवार का यह किरदार इजराइल की उस बयानी को सीधी चुनौती देता है जिसमें कहा गया कि वो सुरंगों में छिपे हुए हैं। उनकी मौजूदगी ने गजा की आवाम और मजम्मत को हौसला दिया और जंग के मैदान में उनकी क़यादत को मजबूती दी। यह वाक़या गजा में हमास के जज्बे और इजराइल के बयानात के बीच गहराते तसद्दुम को और उजागर करता है और यह दिखाता है कि एक ऐसा मर्द मुजाहिद था जो लड़ते लड़ते शहीद हुआ। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली तर्जुमान डेनियल हगारी के बयान ने कहा है कि इजराइल पर हर महज लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक सभी कैदी को वापस इजराइल नहीं लाया जाता। हगारी ने इस बयान से यह जाहिर होता है कि इजराइल अपनी मौजूदा जंग को मुकम्मल जीत तक पहुंचाने के लिए हर मोर्चे पर जद्दोजहद करता है। उनका बयान जंग के हालात और इजराइल की जंगी हिकमत अमली को लेकर बड़ा पैगाम भी है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चीन का कारनामा। चीन ने अपनी जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी में एक और शानदार कामयाबी हासिल की है। चीन के आर्टिफिशियल सन ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान को लगभग 18 मिनट तक बरकरार रखकर एक नए आलमी रिकॉर्ड बना लिया है। इसके अलावा चीन ने लिथियम बड़े जखीरे की खोज की है, जिसके बाद अब चीन दुनिया के 16.5 लिथियम रिजर्व का मालिक बन गया है। यह खोज माशी तरक्की के लिहाज से चीन के लिए एक बड़ी छलांग मानी जा रही है।
चीन की ये दोनों कामयाबियां उसके साइंस, एनर्जी और माशी मंसूबों में एक नई इबरत लिखने की तरफ इशारा करती है। नाजरीन, ये थी आज की 12 बड़ी खबरें। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।